Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी जो 2020 का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम इकाई 3 हम पढ़ रहे हैं, इसमें है सामान्य जीव विज्ञान। सामान्य जीव विज्ञान, ठीक है। याद रहे ये सामान्य जीव विज्ञान है, सिर्फ जीव विज्ञान नहीं। सामान्य यानी जो जनरल चीजें जो सभी को पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हाई लेवल की जो बायोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एमपीपीएससी एस्पिरेंट है 2020 के। यहाँ पे चीज़ों को कैटेगराइज करके दिए गए हैं एमपीपीएससी द्वारा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे है, हालांकि फिर भी हम यहाँ पे इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्रमबद्ध तरीके ये रहेगा कि हम अभी जो जो चीज़ें हम डिस्कस किए हैं, यहाँ पे देखिए कोशिका के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे सूक्ष्म जैविक कृषि यहाँ पे पहले नंबर पे दिखे, तो हम पहले कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिका की कार्य संरचना ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, फिर वर्गीकरण ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने कुछ वर्गीकरण के टॉपिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोशिका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम सूक्ष्म और जैविक कृषि में आएंगे, फिर आगे की ये सारी जो जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली सारी चीज़ें, और कोशिका के बारे में हम आगे जो अगले लेक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 30 अंक की ये इकाई होने वाली है, ठीक है, 30 अंक। और ये जो GS3 का पेपर है, सामान्य अध्ययन 3, यानी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं तकनीकी, हिंदी में से बोलेंगे विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी, ये है 300 अंक का, ठीक है। इसमें कुल 10 इकाई है, तो हर इकाई 30 अंक की है, तो ये हो जाएंगे इस प्रकार 300 अंक, ठीक है। इसमें इसको आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में दे सकते हैं। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो सेल के अगले टॉपिक हम शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी, और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स है यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है, और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार। कोशिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल, ठीक है। सेल के बारे में हम काफ़ी कुछ अभी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेटोलॉजी का जो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा था वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जीवन की इकाई कोशिका कहा जाता है, और ये क्यों कहा जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे जो कोशिका है वो बनती है, किस प्रकार से युग्मनज बनते हैं। एक कोशिका बनती है, फिर यहाँ से ऊतक, अंगतंत्र, ऊतक से फिर अंग बनते हैं, अंगतंत्र बनते हैं, जीवन बनता है, यानी जो आप और मैं है, मल्टीसेलुलर बॉडी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस की थे। भ्रूण विकास का क्रम हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। 9 मंथ 6 डेज 6 और 7 डेज का होता है, 9 महीने 6 या 7 दिन का ही होता है मैक्सिमम। और यहाँ पे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव का हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसके क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और यहाँ पे कोशिका भित्ति वगैरह हमने, कोशिका झिल्ली, और जो कोशिकांग होते हैं उसके बारे में बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे हो चुकी थी। अब ये लाइसोसोम वगैरह हमने डिस्कस किए,
और अब हम यहाँ पे जो अभी पढ़ने वाले हैं उसमें इससे थोड़ा सा आगे का होने वाला है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लेना बहुत ही आवश्यक था, साइटोलॉजी का या सिटोलॉजी इसको बोल सकते हैं, कोशिका विज्ञान का, क्योंकि इससे आपके माइंड में एक बेस बन गया होगा। इसके बाद हम जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके आगे की होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ से भी होगी, रिपीट होगी, हो सकता है 2-4 पॉइंट वहाँ रिपीट हो, लेकिन आप रिपीट हो रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक एड ऑन की तरह ले, ठीक है। इसके आगे का लेक्चर ही होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल है, ठीक है, सेल, CELL, सेल लैटिन भाषा के सेल्यूला, सेल्यूला शब्द से उत्पन्न हुआ है। किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? ये है सेल्यूला, सेल्यूला, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, एक छोटा कमरा, ठीक है। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचना एवं प्रकार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल यूनिट है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी इकाई होती है और इसी से हमारा शरीर मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहले बनता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, जो कि एक कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिका होती है, फिर वहां से बनते हैं, फिर वहां से आगे चीजें बढ़ती है, ऊतक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, फिर अंगतंत्र बनते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। इसलिए जैसे कि मैंने आपको लेक्चर शुरू में बताया कि ये इसका एड ऑन है, इसके आगे की चीजें हम पढ़ना है, ठीक है। इसमें प्रायः स्वतः जनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, अपनी ऐसी संरचनाएं बनाने में ये सक्षम होती है कोशिकाएं, और कोशिकाएं ही जीवों के शरीर का निर्माण करती है, ठीक है। कोशिकाएं जीवों के शरीर का निर्माण करती है। आप और मैं बने किससे बने? कोशिका से मिलकर बने, ठीक है, या कोई भी जीव है वो मिलकर बना है कोशिका से, ठीक है। कुछ जीवाणुओं के शरीर केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जबकि कुछ जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें बहुकोषीय जीव यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ में एक कोशिका होती है और किसी में एक से अधिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। कोशिका की खोज की हम बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम इसने किए थे, जो है 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका की खोज की थी। देखते हैं किस प्रकार से ये कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका यानी सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं यानी हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, किससे? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को कोशिका नाम दिया। इन संरचना जो उनको मिली उसका नाम दिया कोशिका, यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी ये कोशिकाएं? मृत, ठीक है। परंतु हुक ने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई की खोज कर ली थी, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी या सिटोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने एक उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की, जीवित कोशिकाओं की, ठीक है। पहला रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोज की थी? मृत थी, और ये एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। अब है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। 1893 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञानी एम जे स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञानी थियोडोर श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। कैसा निर्मित होता है? सभी सजीवों का शरीर जो है एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है, अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा वंशागत इकाई है, हेरिडेटरी इकाई है, ठीक है। वंशागत यानी एक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली इकाई, ठीक है। जो गुण माता पिता में वही गुण बच्चों में, उस प्रकार से गुण बच्चों में है, तो ये इसको बोलते हैं वंशागत इकाई यानी हेरिडेटरी, ठीक है। 1855 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या हुआ? सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। जो भी कोशिकाएं बनी है वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनी है, ऐसा इस मत में दिया गया, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो द्वारा। कोशिका सिद्धांत के अपवाद हम देख लेते हैं, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी।
कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हैं। यहाँ पे है विषाणु है, वायरॉइड है, प्रियॉन है और लाल रुधिर कणिकाएं। ये 4 अपवाद यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं, उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद है। ये जीव निम्नवत है। पहला है विषाणु, ठीक है, विषाणु के बारे में देखते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं वायरस, ठीक है। विषाणु जो है सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। सजीव और निर्जीव, ठीक है। सजीव यानी जिसमें जीवन है और निर्जीव यानी जो कि जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं विषाणु, ठीक है। अब ये क्यों माने जाते हैं देखते हैं। विषाणु संक्रामक परजीवी है, यानी इन्फेक्शियस पैरासाइट है जो स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, परंतु जब अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है इनको, ठीक है, अनुकूल वातावरण प्राप्त होने पर सक्रिय हो जाते हैं और सजीवों के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उससे निर्मित होते हैं, जिसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। ये जीव अपने विकास के क्रम में कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इन पर कोशिका सिद्धांत के तथ्य लागू नहीं होते। अगला है वायरॉइड विषाणु के समान परंतु आकार में अपेक्षाकृत छोटे पादप जीव है। विषाणुओं के विपरीत इनमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ये जीव भी कोशिका सिद्धांत के तथ्यों के अपवाद है। अगला है प्रियॉन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं तथा इनमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। ये जीव मानवों एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे? प्रियॉन जीव मानव एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। कोशिका के स्तर से अत्यधिक छोटी संरचना होने के कारण ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते। अगला है लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसीज। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इस प्रकार ये कोशिकीय संरचना की दृष्टि से अपूर्ण होती है और कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये 4 अपवाद हमने यहाँ पर देखे, विषाणु और वायरॉइड, प्रियॉन और लाल रुधिर कणिकाएं, जो कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। अब हम देखते हैं कोशिका की आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल। जिस प्रकार विभिन्न प्रजातियों के जीव आकृति एवं आकार में परस्पर भिन्न होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में भी व्यापक भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। सभी प्रकार के जो भी प्रजाति है वो एक जैसे आकार में नहीं होती। जैसे हमारी बात करें, होमो सेपियंस की बात करें, फिर कुत्ते बिल्ली या फिर और किसी और जीव की बात करें, तो इसमें सभी में भिन्नताएं हैं, ठीक है। सभी में आकार में भिन्नताएं हैं और शेप और साइज यहाँ पे अलग अलग होते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार सेल में भी यहाँ पे इसी प्रकार की जो क्वालिटी वो पाई जाती है, यानी इस प्रकार के गुण यहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें भी भिन्नताएं होती हैं शेप और साइज के बेस में, ठीक है। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य पर निर्भर हो सकती है। इनका आकृति और आकार किस पे डिपेंड होगा? इनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य पर डिपेंड हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार यानी राउंड शेप्ड, परंतु ये बहुभुजी, पॉलीगोनल, घनाकार, स्तंभाकार, उभयावतल यानी बायकॉन्केव इसको बोलेंगे, लंबी यानी एलोंगेटेड एवं शाखित ब्रांच्ड भी हो सकती है। इतने सारे प्रकार की हो सकती है। हम देखेंगे किस प्रकार से होती है इसमें चित्र की सहायता से, ठीक है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति हम देखेंगे। लाल रक्त कणिकाएं यानी कोशिकाएं, ये आरबीसीज ये यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से होते हैं। कैसे? उभयावतल यानी बायकॉन्केव होती है। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, रेड, ये उभयावतल, ठीक है, अवतल, ये इस प्रकार से रहते हैं। जो संरचना हमने देखे थे, याद करिए जब हम फिजिक्स वाले टॉपिक पढ़ते थे तो उभयावतल किस प्रकार से देखे थे? दोनों तरफ का जो फेस हो वो अवतल होना चाहिए, ठीक है। ये अवतल इस प्रकार से रहता है। ये जो संरचना है ये इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। तो ये उभयावतल है यानी बाइकॉन्केव है, जो आरबीसीज में होती है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स की बात करें तो इनकी आकृति किस प्रकार से रहेगी? लंबी, पतली एवं शाखान्वित, लॉन्ग, थिन एंड ब्रांच रहेगी। इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। लंबी है, पतली है और यहाँ पर शाखाएं आपको देखने को शाखाएं मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी आकृति है, किसकी? न्यूरॉन्स की, यानी तंत्रिका कोशिकाएं की। जीवाणु कोशिकाएं की बात करें तो वक्रित छड़ के आकार की होती है। ये जीवाणु कोशिका है, ठीक है, वक्रित छड़ के आकार की होती है। कर्व्ड रोड शेप्ड की होती है, ठीक है।
शैवाल कोशिकाएं एल्गी सेल्स हम देखते हैं तो अंडाकार एवं जो शैल कोशिकाएं यहाँ पे देखिए, ये चौथे नंबर की ये अंडाकार एवं कशाभयुक्त यानी ओवल शेप्ड एंड फ्लैजिलेटेड होती है। ठीक है, ये जो फ्लैजिलेटेड होती है ये इनको मूवमेंट में सहायता करता है। ठीक है, ये जो आकार है वो ये वाला, ठीक है, इस प्रकार का जो आकार है वो उसको मूवमेंट में सहायता करता है। परागकण यानी पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं गोलाकार एवं कांटेदार होते हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती है, गोलाकार है और ये कांटेदार है। तो इस प्रकार के आकार इसमें होते हैं। कोशिका की आकृति और आकार के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किया एक एक करके। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। कोशिकाएं कुछ माइक्रोमीटर, और ध्यान रहा है माइक्रोमीटर को ही हम माइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या बोलते हैं, माइक्रोन। तो कहीं भी आपको यदि मैं माइक्रोन बोलता हुआ आपको पाया जाऊं तो आप समझ जाइए कि मैं माइक्रोमीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइक्रोन ज़्यादातर यूज़ होता है माइक्रोमीटर की तुलना में, हालांकि दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पॉलीथीन वगैरह बैन होते हैं वो इतने माइक्रोन से इतने माइक्रोन की बैन हुई, या इस प्रकार से आप सुनने को मिलता है। ठीक है, तो माइक्रोन कुछ नहीं है, ये माइक्रोमीटर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों शब्द यूज होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ कोशिकाएं कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक माप वाली हो सकती हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से कुछ माइक्रोमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, माइक्रोमीटर छोटा है और सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्यतः सभी कोशिकाएं आकार में अत्यंत सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक होती है, जिन्हें बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता के नहीं देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख कोशिकाएं एवं उनकी माप यहाँ पर निम्नलिखित लिखी गई है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी माप माइक्रोमीटर में यहाँ पे दी गई है, हम देखते हैं। माइकोप्लाज्मा जीवाणु एक यहाँ पे है, एक माइक्रोमीटर यहाँ पे है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर है इसकी इसकी जो माप है। सबसे छोटी कोशिका ये है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, 0.1 माइक्रोमीटर की माइकोप्लाज्मा जीवाणु। ठीक है, सामान्य जीवाणु कोशिकाएं की बात करें तो इनकी माप होती है 0.2 से लेके 10 माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन तक। ठीक है, अमीबा अमीबा की कोशिका की माप होती है 250 से लेकर 750 माइक्रोन तक। अधिकांश जंतु कोशिकाएं की माप होती है 10 से लेकर 100 माइक्रोन तक। लाल रक्त कणिका का व्यास होता है 7.0 माइक्रोन। ठीक है, जिराफ की तंत्रिका कोशिका की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर। पादप कोशिकाएं की जो माप है वो है 10 से लेकर 100 माइक्रोन। यहाँ पे सबसे बड़ी पादप कोशिका है पादप कोशिका जलीय शैवाल जो होता है कोलेप्रोटॉक्सिफोलिया, और इसकी जो माप है 6 से लेकर 12 इंच होती है, 6 से लेकर 12 इंच। ठीक है, अगला है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, 15 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर वजन है इसका, और 1.4 किलोमीटर का वजन। यहाँ पे देखिए इसकी माप देखिए 1.5 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर है, और इसका वजन है कितना, 1.4 किलोग्राम, सॉरी हो जाता है कभी कभी किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम उसका वजन है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होती है वो। मानव यानी मानव और पुरुष के संदर्भ में देखें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका ये है शुक्राणु यानी स्पर्म। ठीक है, स्पर्म होते हैं। और मानव यानी पुरुष एवं महिला की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, इसका व्यास होता है एक माइक्रोन से लेके 1 मीटर तक। ठीक है, 1 माइक्रोन से लेके 1 मीटर तक इसका व्यास हो सकता है। अगला है मानव यानी महिला के संदर्भ में देखें यहाँ पे, इसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, ये होती है अंडाणु। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है महिलाओं में देखें, यानी मानव के अंतर्गत महिलाओं में देखें तो ये है अंडाणु। ठीक है, कोशिकाओं के प्रकार हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स हम देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम बहुत अच्छे डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसके दो प्रकार संरचना के आधार पर, इस संरचना के आधार पर ये विभाजन हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देखते हैं आगे इसके बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, याद कीजिए। सबसे बड़ा इसमें अंतर था केंद्रक का। ठीक है, इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है या फिर नहीं हो सकता है, और इसमें विकसित होता है। ठीक है, इसमें ये फर्क था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और देख लेते हैं क्या क्या इसमें है जानने को। जो प्रोकैरियोटिक शब्द है 2 ग्रीक शब्दों के संयोग से निर्मित हुआ है। पहला है प्रो यानी पहले, तथा कैरियन का अर्थ होता है केंद्रक। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है केंद्रक के पहले।
केंद्रक के पहले। ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित जीव प्रोकैरियोटिक जीव अथवा प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव हिंदी में कहलाएंगे, फिर इंग्लिश में से बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं आपको चित्र के साथ आऊंगा अगले जो लेक्चर आएगा उसमें। तो यहाँ पे देखिए एक एक चीज हम देख लेते हैं। रोम है यहाँ पे, ठीक है, ये है, ये यहाँ पे केंद्रक द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे राइबोसोम ये है, और न्यूक्लियोइड डीएनए यहाँ पे है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसकी संरचना में। ये है प्लाज्मा झिल्ली, और यहाँ पे है कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसको बोलेंगे, और ये है कैप्सूल, और ये है कशाफ फ्लैजेलम। ठीक है, जो कि इसको मूवमेंट में सहायता करता है। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र। इस प्रकार से यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश एक कोशिकीय जीवों यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें आर्किया जीवाणु, बैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार सामान्यतः 1 माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव होने के कारण केंद्रक के सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के एक अनियमित आकार के क्षेत्र में बिखरे रहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका का अभाव होने के कारण क्या क्या होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है वो एक अनियमित आकार में बिखरे रहते हैं, जिसे केंद्रकाव यानी न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या केंद्रकाव। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, परंतु झिल्ली युक्त कोशिकाओं यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। इन कोशिकाओं में राइबोसोम जो कि प्रोटीन उत्पादक कोशिकांग होते हैं, रिक्तिकाएं तथा पोषक पदार्थ का संग्रहण तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करने वाले कोशिकांग उपस्थित इसमें होते हैं। रिक्तिकाएं को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स इसे बोलेंगे। तो इतने प्रकार के कोशिकांग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कशाभिकाएं यानी फ्लैजेला पूंछ सदृश संरचनाएं होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ये देखिए कशाभ इसको बोलते हैं, और ये इसको मूवमेंट में सहायता करती है, जीव के संचलन में ये सहायता करती है। इनमें रोम यानी पाइलस की उपस्थिति होती है, जो किसी जीव को किसी सतह से चिपकने में सहायता करते हैं। कुछ जीवाणुओं में कार्बोहाइड्रेट से निर्मित कैप्सूल कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, नामक संरचना भी पाई जाती है। यह कुछ जीवाणु को अपने आसपास की सतह से चिपकने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था और ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल क्या हम देखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, इसमें केंद्रक उपस्थित होगा। ठीक है, और वो भी डेवलप्ड यानी विकसित केंद्रक यहाँ पे होगा। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में। यूकैरियोटिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों यानी EU वेल डेवलप्ड विकसित जिसका अर्थ होता है, तथा कैरियन केंद्रक इसका मतलब। ठीक है, विकसित केंद्रक के संयोग से निर्मित हुआ है। ठीक है, सबसे स्पष्ट यहाँ पे विकसित केंद्रक इसमें होगा। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है सुविकसित केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्लीयुक्त कोशिकाएं उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक हो तथा झिल्लीयुक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। सभी प्रोटिस्ट, कवकों, पादपों तथा जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी जो प्रोटिस्ट होते हैं, कवक होते हैं, पादप होते हैं, तो जंतु होती है, इसमें होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का आकार। यहाँ पे इससे पहले डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो हमने कोशिका के संदर्भ में बहुत पहले डिस्कस किया था। एक मिनट, वो मैं उसको यहाँ पे डाला नहीं हूँ, पर मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए बस, जरा सा। नहीं, ये भी नहीं था शायद, वो एकदम शुरुआती स्लाइड में होगा। कहाँ है, इधर ही होगा। वर्गीकरण में शायद हमने पढ़ा था। एक मिनट, अभी मिलता है वो। विभाजन, यस इधर है। यस, ये मिल गया। ये देखिए यहाँ पे
इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको जो मैं फ्लो चार्ट बताया था लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए जो जीव है, ठीक है, इसमें जो कोशिकाएं होती है उसके अनुसार यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीव में देखिए प्रोकैरियोट अथवा मोनेरा के अंतर्गत, यानी जो जगत एक है, जगत एक और जगत दो हमने डिस्कस कर चुके हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए जगत एक में आर्की बैक्टीरिया अथवा आर्किया यहाँ पे होते हैं, और यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यू कैरियोट के अंतर्गत यहाँ पे जो चीजें आएगी वो 4 चीजें रहेगी, ठीक है। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक जगत है और यूकैरियोट में 4 जगत है, यानी यहाँ पे है प्रोटिस्टा जगत 2, यहाँ पे है कवक जगत 3, जिसमें कोशिका भित्ति के अंतर्गत हमने जो बहुकोशिकीय में देखा कोशिका भित्ति सहित इनमें कवक में है। और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते वो कवक है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले यहाँ पे पादप है जिनमें कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति जिनमें नहीं होती वो है एनिमेलिया जगत, ठीक है, जो जगत 5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, उससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं और आसानी से अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे यूकैरियोट में, यस यहाँ पे थे हम, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बड़ी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये सामान्यतः 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आकार की होती है। इसमें उपस्थित केंद्रक पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। इस कोशिका में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होते हैं जो विशिष्ट कार्यों का संपादन करते हैं। गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कोशिकांगों के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इन सारे की वर्किंग हमने देख चुके हैं, ठीक है। कोशिकांग का वर्क जो है वो हमने देख चुके हैं, जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, पादप कोशिका, जंतु कोशिका वगैरह, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक के बारे में यानी प्लास्टिड को इंग्लिश में कहेंगे, अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखेंगे राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रहा था कि हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। आपने यदि नहीं देखा तो लास्ट टॉपिक आप देख कर आइए, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर था, 40 मिनट के आसपास का था, यदि वो सारी चीज़ मैं आप यहाँ पे बताऊंगा तो फिर ये लेक्चर और लंबा हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखें, तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको और ये भी बताया था कि आपको मैं जो चित्र है वो उसके साथ आऊँगा। तो चित्र है इसका, यूकैरियोटिक कोशिका इस प्रकार है। यूकैरियोटिक कोशिका ये है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कोशिकांग इसके हैं वो यहाँ पे दी गए। प्लाज्मा कला, ये है प्लाज्मा कला। फिर यहाँ पे कोशिका भित्ति, हरित लवक इसमें है, ये हरित लवक है। रिक्तिका है, ये रिक्तिका है। टोनोप्लास्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये है जिसको पावर सोर्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ऊर्जा 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 बनती है। कोशिका द्रव है यहाँ पे। गोल्जी बॉडी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका है यहाँ पे, ये है केंद्रिका है ये, ठीक है। ये केंद्रिका यहाँ पे, केंद्रक आवरण है, केंद्रक का ये आवरण है, केंद्रक छिद्र है और ये केंद्रक है। राइबोसोम्स है यहाँ पे, अंतःद्रव्य चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका यहाँ पे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्षुद्र झिल्ली जालिका, क्षुद्र झिल्ली युक्त पुटिका यहाँ पे है। तंतु युक्त कोशिकाएं कंकालियां हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये चित्र इसमें दिया गया है, ठीक है। आपको यदि जरूरत हो तो आप इस प्रकार का बनाएं यदि आप एक्सपर्ट है चित्र बनाने में। यदि नहीं है तो मैंने जो लास्ट टाइम बताया था ऐसा बॉक्स बना के आप वो भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने सारे पार्ट्स वहाँ पे सारे पार्ट्स को वहाँ पे नामांकित किया था और कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो उस प्रकार का आप कभी आप बना सकते हैं, क्योंकि हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान में इतना चलता है। और यदि हम एडवांस साइंस पढ़ते हैं या फिर थोड़ी हाई लेवल की साइंस पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार की संरचना बनाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन हम जनरल साइंस में वो मैंने जो डब्बे वाला संरचना मैंने आपको बताया था वो आप बना सकते हैं, वो बहुत ही फाइन है, ठीक है। आप उसको बनाइए, उसको में कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए जो लोग यहाँ पे नहीं देखे थे लास्ट टाइम वो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बस हिंट कर देता हूँ किस प्रकार से बनी थी वो। ये देखिए ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे उसको बताया था आपको। ये जो है ना ये सारे पार्ट्स यहाँ पे हमने बता चुके हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, बस उसकी सिचुएशन आपको बताना है तो आपका चित्र वहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो आप ये लास्ट टॉपिक जाके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने ये बनाए थे और क्या क्या कार्य हमने यहाँ पे देखे थे। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में।
प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, हालांकि हम काफी सारी चीज डिस्कस की थी, फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये प्रारंभिक प्रीमिटिव कोशिकाएं हैं और ये सुविकसित यानी वेल डेवलप कोशिकाएं होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, इनमें अविकसित केंद्रक होता है, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, फुल ग्रोन केंद्रक इसमें होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका न्यूक्लियस क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉरी इसका प्रोनाउंशिएट कैसा होगा अंग्रेजी में, न्यूक्लियोलस। आप देख लेना इंग्लिश में जो प्रोनाउंशिएट होगा, बाकी हिंदी में इसे केंद्रिका कहेंगे, ठीक है। आप गूगल में डिक्शनरी गूगल खोल कर आप वहाँ पे ये सब डालिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, तो समझ सकते हैं आप इंग्लिश किस प्रकार से होगी। केंद्रिका इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। इनमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका उपस्थित होती है और इनमें झिल्लीयुक्त कोशिकाओं अनुपस्थित होते हैं और इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग अंग उपस्थित होते हैं। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन यानी मिटोसिस नहीं होता। यहाँ पे जो कोशिका का विभाजन है, आप ये सिर्फ याद रख लीजिए, कोशिका विभाजन मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। आप इतना याद रख लीजिए क्योंकि हम जब सेल के आगे हम और डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम विभाजन है वो पढ़ने वाले, ठीक है, कोशिका विभाजन, ठीक है। एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस, यानी एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में बताता हूँ, अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है सूत्री विभाजन, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं मियोसिस और मिटोसिस। तो ये इस प्रकार से चीजें यहाँ पे होती है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें समसूत्री विभाजन, सूत्री नहीं, समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है और दूसरा समसूत्री होता है। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको याद रखने के इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, बाकी जब हम इसका एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है यूकैरियोटिक में। इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें राइबोसोम की बात करें तो 70s राइबोसोम इसमें होते हैं और 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है और इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसके कशाभिका यानी फ्लैजेला में सूक्ष्म तंतु होते हैं। इनके कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं यानी माइक्रो ट्यूबुलस में की व्यवस्था होती है यहाँ पे, और इनमें रिक्तिका वैक्यूल अनुपस्थित होती है और इनमें रिक्तिका जो होती है उपस्थित होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इनमें लैंगिक जनन होता है। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन होता है विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा ये होता है। इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री मिटोसिस तथा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा होता है। इनमें केवल एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम एक पाया जाता है इसमें, और इनमें एक से अधिक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14 फैक्ट हमने 14 जो अंतर है वो हमने देख चुके हैं, ठीक है। 14 प्रकार से आप इसमें अंतर बता सकते हैं। हालांकि 14 तो पूछेंगे नहीं, पर फिर भी आपको 5 या 10 कम से कम आपको ऐसे पता होना चाहिए कि जो आप जिससे आप नंबर ले सके उनको लिखकर, ठीक है। 14 के बाद आप जो भी जितने भी याद कर सके उतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब हम जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं उनके अंतर्गत हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो प्रमुख वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है, विभाजित किए गए हैं, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यात्मक जो भिन्नता है वो यहाँ पर निम्नलिखित दी गई है। यहाँ पे इन दोनों का चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कि एक्चुअल जो चित्र जिस प्रकार जीव विज्ञान में पढ़ते हैं वो ये है, और हमने जो देखा वाला जो पढ़ा था वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज यहाँ पे दी गई है, यानी जो कोशिकांग है, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यहाँ पे ये दी गई है, लाइसोसोम यहाँ पे है, ठीक है, लाइसोसोम ये है, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका ये है, कोशिका द्रव्य ये हरित लवक यहाँ पे दिए गए हैं, और हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। राइबोसोम्स यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है यहाँ पे, ये वाली कोशिका भित्ति है, ये बाह्य कोशिका यहाँ पे दी गई है, और प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रीय झिल्ली, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण ये है, केंद्रक ये दिए गए, हरित लवक ये दिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चित्र का कोशिकांग के थ्रू यहाँ पे वर्गीकरण यहाँ पे दिए। गोल्जी बॉडी इसमें जंतु कोशिका में चिकनी अंतःद्रव्य जालिका यहाँ पे है, केंद्रकीय झिल्ली यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रक ये है इसका, और यहाँ पे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यहाँ पे, कोशिका द्रव्य यहाँ पे दिए गए, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और लाइसोसोम यहाँ पे दिए गए हैं, तार
तारक काय यहाँ पे दिए गए हैं, प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो ये इसका जो चित्र है जो 2D में हम दर्शा सकते हैं वो इस प्रकार से। ठीक है, 2D यानी 2 डायमेंशनल में। यदि आप ये बना सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना सके तो इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको जो मैंने बताया हुआ है वो आप बना सकते हैं, जो जो डायग्राम मैंने बताया। ठीक है, पादप और जंतु में आप जो मुख्य इसमें अंतर होता है वो होता है क्या, कोशिका भित्ति का। ठीक है, तो अब जब आप पादप कोशिका बनाए तो कोशिका भित्ति उसमें दर्शा दीजिए, और जंतु कोशिका बनाए तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती तो आप उसको नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी समझदारी से चित्र इसमें बना सकते हैं एक अच्छा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी तुलना हम करेंगे। एक मिनट, कैसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका की तुलना हम देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल में। अंतर का आधार अथवा कोशिकांग हम यहाँ पे देखेंगे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका की यहाँ पे दो यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं, इसके अंतर्गत हम देख लेंगे। कोशिका भित्ति सेल वॉल की बात करें तो जंतु कोशिका में हम देखेंगे तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, परंतु प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का आवरण इसमें पाया जाता है। पादप कोशिका प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बाहर भित्ति उपस्थित होती है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के मध्य में स्थित होता है। इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के किनारे की ओर स्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और केंद्रक झिल्ली उपस्थित दोनों में होती है। यहाँ पे दोनों में यहाँ पे उपस्थित होती है दोनों में। यहाँ पे हरित लवक की बात करें यानी क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हरित लवक नहीं पाया जाता किसी जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में जिम्मेदार होते हैं जिससे वे स्वयं का भोजन बनाने में सहायक होते हैं, स्वयं का भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। सॉरी, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में उपस्थित होता है, दोनों में उपस्थित होता है। और राइबोसोम हमने जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया था 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम जिस प्रकार से होते हैं, किसमें, ये यहाँ पे हमने देखा था। एक मिनट, अब भी एक मिनट, बस अभी मिल गया। ये देखिए राइबोसोम्स कहाँ गया, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में फर्क राइबोसोम के अंतर्गत। यहाँ पे 70S प्रकार का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है 80S प्रकार का राइबोसोम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम पादप और जंतु के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें दोनों में ही कौन से होंगे, 80S राइबोसोम यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो 80S राइबोसोम वहाँ पे है दोनों में। अब बात करते हैं रिक्तिकाएं की, तो रिक्तिकाएं आकार में छोटी तथा अधिक संख्या में पाई जाती है। ये किसकी बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है जंतु कोशिका की। ठीक है, और यदि पादप कोशिका की बात करें तो रिक्तिकाएं आकार में बड़ी तथा कम संख्या में पाई जाती है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम उपस्थित इसमें होता है जंतु कोशिका में, ये जंतु कोशिका का वर्ग है यहाँ पे, और लाइसोसोम उपस्थित इसमें होता है ये पादप कोशिका। ठीक है, गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के होते हैं। गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु बड़े आकार के इसमें होते हैं। अंतः प्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो खुरदरी यानी रफ एवं चिकनी स्मूथ दोनों प्रकार की अंतः प्रद्रवीय जालिका उपस्थित होती है तथा इनकी अधिक संख्या होती है। इनमें भी दोनों प्रकार की अंतः प्रद्रवीय जालिका उपस्थित होती है तथा इनकी संख्या कम होती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का संचयन हम देखेंगे, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, तो इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जिसका हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे। इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च के रूप में होता है, जिसमें पादप में स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस किए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में तुलना। ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखे थे, लास्ट टाइम भी हमने काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस किए थे फंक्शन के साथ, यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया था तो हमने यहाँ पे इसको देखा। ठीक है, तो आप इन दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, और याद रहे कोशिका से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मतलब पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि कोशिका से क्वेश्चन आए। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन जो है, बस एक मिनट आपको मुझे लगेगा, यहाँ पे देखिए सेल में से आप होता है तो ठीक है। ये है, ये कोशिका के अंतर्गत है डीएनए,
है, डीएनए वाला ये आएगा, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, मतलब आगे के टॉपिक्स में आएंगे। और यहाँ पे है ये देखिए, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं को संक्षेप में समझे। ये 6 नंबर में पहला, जब 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तब ये आया हुआ है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, ठीक है। और यहाँ पे और चीजें दी गई है, रक्त समूह भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये सेल के अंतर्गत ही है, ठीक है। और ये लैंगिक लक्षण भी इसी के अंतर्गत आएंगे सेल में। और यहाँ पे यानी जो रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आएंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे मेंडल के प्रयोग सेल के अंतर्गत ही हम आगे जो टॉपिक्स देखने वाले हैं, यानी जेनेटिक्स वाले जो आएंगे उसमें आएंगे। ये देखिए, कोशिकीय संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए इसके कार्यों को बताइए। 15 नंबर में आया था उस टाइम पे, ठीक है, 15 नंबर पे पूछा गया ये सवाल, कोशिकीय संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए इस कार्य को बताइए। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार के प्रश्न में कोशिका के प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप इसको इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको नींद में कोई उठ के पूछे तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें क्या कार्य करती है, किस प्रकार से अवस्थित रहती है, और कैसे कैसे वर्क कैसे कैसे ये मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे मैंने कैटेगराइज करके रखा हूँ। यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे थे, तो मैंने आपको जो कोशिका इसके अंतर्गत जो थे वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम जब इसमें जो क्वेश्चन वगैरह पढ़ेंगे तो हम उसमें उस टाइम पे इसको डिस्कस कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे है जो पूछी गई है प्रीलिम्स में भी, ठीक है। तो जब हम इसके क्वेश्चन वगैरह हम डिस्कस करेंगे तब हम यहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सेल में क्या क्या आते हैं। अब हम देखते हैं आगे हम कहाँ थे, कोशिका संरचना में, ठीक है। कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। हालांकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं की संरचना जटिल होती है। इनके आंतरिक एवं बाह्य संरचना विभिन्न घटकों से निर्मित होती है। कोशिका के ये घटक कोशिकांग, कोशिका के ये घटक कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल सेल कहलाते हैं। ये जो घटक है क्या कहलाएंगे, कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल सेल। तथा सभी कोशिकांग जो है कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। सभी का अपना अपना कार्य है। जंतु एवं पादप कोशिकाओं को संरचना की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। कोशिका की संरचना हम देखेंगे यहाँ पे, जो वर्गीकरण जो है यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर्गत यहाँ पे है। कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, कोशिका द्रव है। जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है और कोशिका द्रव है, ठीक है। यहाँ पे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी संरचना है। और ये केंद्रक और कोशिका द्रव यहाँ पे कॉमन है दोनों। कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। कोशिका भित्ति के बारे में हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह पादप कोशिका का बाह्यतम आवरण है जो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ यह एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। कोशिका भित्ति अर्धपारगम यानी सेमी परमेबल होती है, अर्थात जल प्रोटीन आदि के सूक्ष्म कण इसमें से होकर प्रभावित हो सकते हैं। पादपों के अतिरिक्त जीवाणु, शैवालों एवं कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपका रिवीजन हो जाए इसलिए यहाँ पे मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप रिवाइज हो सके आपको, ठीक है। कोशिका भित्ति के प्रकार यहाँ पे देखते हैं जीवों के आधार पे। पादप कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति, कवक कोशिका भित्ति और शैवाल कोशिका भित्ति। यह सेल्यूलोज से निर्मित होती कौन सी, पादप कोशिका भित्ति। यह पेप्टाइडोग्लाइकन से निर्मित होती है जो जीवाणु में होती है, जो कोशिका भित्ति, ठीक है। कवक कोशिका भित्ति की बात करते हैं, ग्लूकोसेमीन नामक बहुलक से निर्मित होती है कवक कोशिका भित्ति। शैवाल कोशिका भित्ति की बात करती है, ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। तो किससे कौन सी कोशिका भित्ति निर्मित होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में ज्यादातर ये पूछने के चांस नहीं, प्रीलिम्स में ज्यादातर ये पूछने के चांस है। हालांकि मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली हम देखने वाले हैं यहाँ पे। कोशिका के सभी अवयव एक पतले आवरण द्वारा घिरे रहते हैं जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं तथा कोशिका झिल्ली कहा जाता है, अथवा कोशिका झिल्ली से कहेंगे, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका झिल्ली। जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है उनमें कोशिका झिल्ली दूसरी सबसे बाह्यतम परत होती है। यहाँ पर देखिए हमने देखा था, यदि जिसमें कोशिका भित्ति है, ठीक है,
तो उसमें सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जिसमें कोशिका झिल्ली होती है, जो बाहरी आवरण वो सेकंड लेयर होती है। जिसमें बाहरी आवरण जो कोशिका झिल्ली है तो वो सबसे बाह्यतम रहेगा, और यदि कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो उसमें सेकंड नंबर पर रहेगी कोशिका झिल्ली, ये सेकंड नंबर पे जिसमें कोशिका भित्ति होती है। जैसे पादपों में होती है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में होती है तो वहाँ पे ये सेकंड नंबर पर होती है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यदि जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें जंतुओं में बाह्यतम होती है, यानी जो बाह्य झिल्ली जो रहेगी वो कोशिका झिल्ली ही रहेगी, ठीक है, बाह्य आवरण जो रहेगा कोशिका झिल्ली रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। प्लाज्मा झिल्ली संरचनात्मक रूप से पतली, लचीली तथा अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी जो काम की चीजें उसी को अंदर जान देगी, जो काम की नहीं है उसको नहीं जान देगी, ठीक है। यानी जो ऑस्मोसिस वाली जो क्रिया होती है, ठीक है, अर्धपारगम वाली, जैसा कि आरओ में हम देखते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह, जो वाटर प्यूरिफाई करने की जो तकनीक होती है आरओ में, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो काम की चीजें उसको निकाल दिए, जो खराब चीज उसको वही रोक दिए, ठीक है। एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। इस प्रकार से एक झिल्ली होती है, यहाँ पे कुछ चीजें आएगी जो काम की इधर निकली, यानी सही चीजें, और जो काम की नहीं है वो इधर ही रुक जाती है, तो इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह होता है आरओ, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। जो कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। विषाणु यानी वायरस को छोड़कर जंतु, पादप, प्रोकैरियोटिक तथा कवक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली इसमें पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली इन चीजों में पाई जाएगी। प्लाज्मा झिल्ली जीव कला कोशिका द्रव से साइटोप्लाज्म की वह बाह्यतम सीमा है जो विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों की कोशिका के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है तथा कोशिका द्रव में आयनित सांद्रता यानी आयनिक कंसंट्रेशन के अंतर को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त यह है विसरण यानी डिफ्यूजन, परासरण, ऑस्मोसिस, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन आदि में भी सहायक होती है जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। तो इतने चीजों में सहायक होगी। प्लाज्मा झिल्ली को जीव कला यानी सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन और जैविक झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा लेमा आदि भी कहते हैं। तो इसको क्या क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को जीव कला यानी सेल मेम्ब्रेन, जैविक झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा लेमा यानी प्लाज्मा लेमा, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे प्लाज्मा लेमा। तो इतने नामों से जानते हैं। तो यदि इस प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोई अन्य नाम आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ये इसी के अन्य नाम है, ठीक है। इसको अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे हम खत्म करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हमने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे कोशिकाओं के प्रकार के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें देखें, और विभिन्न कोशिकाओं में उनकी आकृति हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हमने यहाँ पर देखे, कोशिका सिद्धांत देखे, कोशिका खोज करने की, और कुछ जो बेसिक्स फंडामेंटल्स थे जो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम अगला टॉपिक जो कोशिका केंद्रक वगैरह है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.
अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स है यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10। सरकार10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार10 आपको डालना ही है और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार।